अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम बिलाल है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ियासत ज़ीशान साहब। आज हम पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत ही ज़रूरी मसले पे बात करेंगे। आप सबको पता है जैसा कि आइनी तरमीम का बहुत शोर मचा हुआ था पिछले हफ्ते में और हम इसी हवाले से इस आइनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। इसमें अदलिया का क्या किरदार रहा, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का क्या किरदार रहा, उस हवाले से हम सारी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो ज़ियाफ़त, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि ये तरमीम है क्या? आइन के अंदर तरमीम का क्या मतलब होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिलाल असल में तरमीम से पहले समझना ज़रूरी है कि आइन जिसकी बार-बार हम बाज़गाह सुनते हैं अपने तमाम सियासतदानों में और न्यूज़ एंकरों के थ्रू कि आइन बेसिकली क्या है? आइन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये तय करता है कि उस मुल्क को कैसे चलाया जाएगा। हमारा आइन जो इस वक़्त हालिया आइन है ये 1973 में बना, तो इसमें इस वक़्त तक 26 दफ़ा रद्द-ओ-बदल हो चुकी है। तो तरमीम उस रद्द-ओ-बदल को कहते हैं कि जो बेसिक ढांचा था उसके अंदर जब हमारी जो मुकन्नना है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उनको ये लगा कि अवाम की बेहतरी के लिए अब हमें इस आइन को की इस शिक को बदलना चाहिए, तो यूँ करके तरमीम आती थी। तो इस वक़्त जो ये तरमीम आई है, ये 26वीं तरमीम है, यानी इससे पहले 25 दफ़ा हमारे आइन में तब्दीली की जा चुकी है। और बेसिकली तो आइन का मकसद यही होता है कि बेहतर से बेहतर निज़ाम हुक्मरानी को बनाया जाए। तो ये 26वीं आइनी तरमीम जिसका इतना ज़्यादा शोर-ओ-गुल रहा, और अगर हम अपनी आइनी तारीख़ को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर मुतनाज़ा किस्म की तरमीम थी तो ये 26 आइनी तरमीम ही करार दी जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हमारे उस निज़ाम हुकूमत को यकसर बदल दिया गया है, जिसको हमने मुस्तार लिया था बरतानिया से, और दुनिया में बरतानिया की तरह तर्ज़ हुकूमत जिस तरह से भी कायम है, पूरी दुनिया में वो असूल अब अलग हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर वो असूल अलग हो गए। अच्छा, तो पहले तो ये बताइए सबसे कि इस पे इतना शोर-ओ-गुल क्यों था इस आइनी तरमीम पे और इसकी इतनी मुखालफत क्यों की जा रही थी? असल में बिलाल साहब, मसला ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमने अपना निज़ाम हुकूमत बरतानिया से मुस्तार लिया है। तो इसके अंदर एक आपने टर्म सुनी होगी, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, कि जो पावर है ये निज़ाम हुकूमत ऐसे चलेगा कि इसके अंदर बेसिकली 3 मुख्तलिफ किस्म के पावर के सतून होंगे, जिनमें एक मुकन्नना जिसे हम जो है लेजिस्लेचर कहते हैं, एक एग्ज़ेक्टिव जिसे हम हुकूमत कहते हैं, और एक अदलिया जुडिशरी यानी। अब ये तीनों अलग-अलग तरीके से तरह से काम करेंगे और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, ये कोई इदारे नहीं हैं। ये 3 सतून हैं जिसके ऊपर हमारी रियासत पाकिस्तान जो है वो खड़ी है। या बरतानिया की तर्ज़ हुकूमत के जितने भी ममालिक इन्होंने इस तर्ज़ हुकूमत को जो है वो इख्तियार किया हुआ है, वो इसी असूल के ऊपर खड़े हैं। कि एक आज़ाद अदलिया होगी, मुकन्नना जो है वो हमारे लिए कानून बनाएगी और जो एग्ज़ेक्टिव है यानी जो हुकूमत है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। अब इस तरमीम के बाद हुआ क्या है कि वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कांसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर एक तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। जुडिशरी को इस तरमीम के बाद एक इदारा बना दिया गया है, जिस तरह से फ़ौज आप समझ लें हमारे यहाँ चूँकि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार है। हालाँकि फ़ौज एक इदारा है, फ़ौज एक सतून नहीं है जो इस ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। फ़ौज है हुकूमत का मातहत इदारा। अब पार्लियामेंट जो होती है, जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर, ये मुकन्नना जो है, उसका काम क्या होता है कि वो कवानीन बनाए, वो कवानीन जैसे कि ये आइन में तरमीम वगैरह भी वही ले आते हैं। हुकूमत का काम क्या होता है कि हुकूमत उन आइनी तरामीम या जो आइन है हमारा, उसके हिसाब से हुकूमत करेगी, और अदलिया का काम ये है कि जब भी हुकूमत किसी भी आइन के मावरा जाकर कोई काम करती है या कोई ऐसा कानून लाती है जो बेसिक हमारे आइन की मुखालफत करती है, तो अदलिया वहाँ पर आम अवाम को इंसाफ देती है। अब इस तरमीम के बाद क्या होगा कि अदलिया को उन्होंने एक तरह से मातहत इदारा बना दिया है, जहाँ पर भी हुकूमत के खिलाफ कोई एक साइल जाएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि हुकूमत वर्सेस जो है बिलाल मेकन, हुकूमत वर्सेस ज़ियाफ़त ईशान। हुँ, हुँ। यानी एक हुकूमत का एक स्टांस होता है, एक आम शहरी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए हुकूमत के जबर से अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और फिर अदलिया उसको देखती है कि क्या हुकूमत का ये फ़ैसला ठीक है या गलत। अब इस 26वीं आईनी तरमीम में आपने सुना होगा कि उन्होंने एक अलग से आईनी अदालत बना दी है। यानी एक आइनी बेंच बेंच या आइनी बेंच अदालत, हाँ। बेसिकली उसकी जितनी पावर है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के
जो चीफ जस्टिस है उससे भी ज़्यादा पावर उस बेंच को हासिल। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ये जो बेंच होगा, इसको बनाने में अदलिया का किरदार नहीं है, बेसिकली इसको जो बनाया जाएगा वो हुकूमत के जो है अरकान होंगे, जो सेनेट से और असेंबली से लिए जाएँगे, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी एक तरह से हुकूमत की होगी। हुँ, अब ये है कि जब तक वो हुकूमत रहेगी, वो चाहे कुछ भी करे, तो उसका केस अगर कोई भी पिटीशन लेके जाएगा, तो वो वाले जज सुनेंगे जो बेसिकली उसी हुकूमत ने लगाए होंगे। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि यानी कि चोर जो है, वो अपना फैसला अपने साथ एक ऐसे बंदे से करवा रहा है जो जिसकी एक तरह से समझिए कि उस अदलिया के ओहदे के ऊपर बिठाने वाला खुद वो चोर है। तो अगर कोई जैसे पहले हमने केसेस देखे कि कोई अगर एक आम शहरी है, अगर उसको उठाया जाता है फ़र्ज़ करें और वो हुकूमत के खिलाफ फिर रिट करता है, तो अब उसको वो वाले जज सुनेंगे जिसको लगाने वाले वही खुद सियासतदान होंगे जो इस वक़्त हुकूमत में होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था कि अदलिया एक सतून है, अब वो सतून नहीं रहा, वो एक मातहत इदारा बन गया है, जिसका हर फैसला जो है हुकूमती आशीर्वाद के बगैर जो है वो एक तरह से समझिए कि इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जितना भी पीछे ये तरमीम हो गई है या उससे पहले जो कुछ होता रहा है, तो उसके अंदर आप जो है वो साबका जो हमारे चीफ जस्टिस थे काज़ी फ़ायज़ ईसा, उनका कैसा किरदार देखते हैं? देखिए चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस जो हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, इनके अदवार को आप तक़सीम कर सकते हैं 2 हिस्सों में। एक है जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे और दूसरा है जब वो चीफ जस्टिस बन गए। अब जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने, तब तो उनको एक तरह से हक और सच की अलामत समझा गया। उनको समझा गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने बड़ी हिम्मत से खड़े हो जाते हैं। फिर उनका एक मशहूर जो है वो फैज़ाबाद धरना केस उनमें उनका फैसला भी आया। जी, जी। लेकिन फिर दूसरा टर्न आता है जिसमें यानी ये उनका पॉज़िटिव इमेज था। फिर दूसरा टर्न जो है वो आता है जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं। वहाँ पर भी शुरुआत में ऐसा लगा कि अदलिया जो है अब वो सियासी और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के असर-रसूख से आज़ाद हो जाएगी और एक आज़ाद जुडिशरी जो कि किसी भी निज़ाम की एक स समझिए कि बैकबोन की सूरत इख्तियार करता है, वो ज़रूरी थी और वो उन्होंने आते हुए क्या किया कि एक तो जो है वो जो सुमोटो जो सिर्फ़ एक जज एक खुद जज लिया करता था, उसकी सरेंडर किया। दूसरा उन्होंने एक यानी कि 3 जजों को अपने साथ 2 और जजों को साथ मिलाकर कि हम बेंच का फैसला करेंगे और तीसरा उन्होंने जो है वो लाइव अदालतें शुरू की, कि ताकि अवाम को पता चले कि क्या होगा। लेकिन वो ये इकदामात शुरू में तो बड़े काबिल तहसीन थे, लेकिन फिर उन्हीं इकदामात को खुद काज़ी फ़ायज़ी साहब ने रिवर्स किया। वो जो बेंच बनाने के लिए 3 जजेस थे, उनको फिर हुकूमत की मदद से उन्होंने 1 जज यानी सिर्फ़ चीफ जस्टिस के ऊपर लेके आए, जिसको वो खुद कह रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप है। अदलिया के अंदर डिक्टेटरशिप है। फिर वो यानी जो पहले तो वो ये था ना कि जो टॉप 3 होंगे वो डिसाइड करेंगे हाँ बेंच का, जी। तो उसके बाद सदर से एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये किया गया कि उसमें जो चीफ जस्टिस है वो जिसको मर्ज़ी शामिल कर सकता है। जी हाँ, तो मतलब वो जो सारे कवानीन और वो सारी बातें जो जमहूरियत के नाम पर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हमें सुनाते रहे और फिर खुद शुरुआत में उन्होंने उस पर अमल भी किया, सबको वो रिवर्स करते गए और फिर एक बात जो सबसे अहम है, उसमें काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने जो है तकरीबन 1 साल से कुछ ज़ायद अरसे के जो चीफ़ जस्टिस का उनका टाइम था, टेन्योर था, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक मख़सूस पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई के खिलाफ हर फैसला लिया और जहाँ पर उनको लगता कि आइन को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है और अगर उससे फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो वो उसको उस तरह से करते। फिर जहाँ पे उनको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस देनी है वहाँ यानी कि जिस तरह से भी उनको पीटीआई के खिलाफ फैसला देना पड़ा उन्होंने दिया और हत्ता के एंड पे जाकर उन्होंने यूँ किया कि इस 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने के लिए जो 62 और 63 वाला जो फैसला है वो भी देकर एक तरह से वो जो वो रास्ता खोला गया ना। रास्ता खोला लोटा बनाने का, लोटा करेसी का रास्ता खोला। अब ये वो सारे ऐसे दाग हैं जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के दामन पे हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गए हैं कि अब लोग जस्टिस मुनीर की मिसालें नहीं देंगे, बल्कि फ़ायज़ ईसा की मिसालें देंगे कि किस तरह से उन्होंने अदलिया को तबाह किया। और ये कितना तबाहकुन था, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि जब हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो जब आए, उन्होंने बेसिक जो चंद इक़दामात थे, उसमें से सबसे पहले उन्होंने वही जो टॉप 3 जजेस थे, जी, जी, उनको जी। दोबारा वापस वो लेके आए, ठीक है?
फिर उन्होंने एक फुल बेंच जो है जिसको जस्टिस मंसूर साहब काफ़ी अरसे से डिमांड हुँ, कर रहे थे, उसका उन्होंने इजलास किया और फिर उन्होंने इन सारे केसेज़ को यानी कि 1 महीने बाद दोबारा से फुल बेंच का जो इजलास होगा, तो ये बड़ा खुशाइंद है कि अदलिया जिसका एक तरह से इदारा बना दिया गया था, अब याहिया अफरीदी साहब की जो सरबराही में वो दोबारा से अदलिया अपनी प्रेस्टीज जो है ना, उसको भी शायद रिवाइव कर सके। और इसमें एक और बात मैं खुसूसी तौर पे बताना चाहूँगा कि वो जो 6 जजों का खत था, हुँ, हुँ। ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक आप समझिए ये जिस तरह से हमारी 1857 की जंग-ए-आज़ादी थी ना, ये उस तरह का एक ऐलान-ए-बगावत था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उस ऐलान-ए-बगावत को जो कुचला तो खुद कादी फ़ायज़ ईसा ने कुचला। उसकी किसी किस्म की केस की सुनवाई ना हुई और वो जज जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इताब का शिकार रहे, उनको उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया। और वो अदलिया जो पहले ही सियासी और एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख के अंदर थी, उसको मज़ीद एक तरह से मातहत इदारा बना के गए कादी फ़ायज़ ईसा। तो मतलब कादी फ़ायज़ ईसा एज़ ए जज तो शायद उनकी तारीफ़ की जा सके, लेकिन एज़ ए चीफ़ जस्टिस उनकी तारीफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब लास्ट डे था उनका और वो एक कोई यादगार जो उन्होंने बनाई है, जी हाँ। उसका वो विज़िट कर रहे थे, तो साफ़ियों के लातादाद सवालात थे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो मतलब हँसते-मुस्कुराते आए और चले गए। हाँ, वो उसमें असद तूर साहब जो हैं वो उन्होंने मतीउल्लाह जान, असद तूर मतीउल्लाह जान असद तूर साहब जो हैं उसको कहते हैं कि बुनियादी हकूक का जी, कब्रिस्तान, जी, जी, जिस जी। पर उन्होंने वो सारे बुनियादी हकूक जिसमें जिन हकूक में उन्होंने कहा कि यानी इज्तिमा की आज़ादी, तो हम देखते हैं कि उनके 1 साल के दौर के अंदर पीटीआई को कोई जलसा नहीं करना चाहिए। जब भी क यानी कि लातादाद उन पर जो है ना क्रैकडाउन किए गए। उन्होंने कहा कि इदारे राय की आज़ादी, तो आप देखते हैं कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अभी तक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा कि जान की दादी उन्हीं के दौर में जो है वो आप समझिए कि हमारे जो मुल्क के मायनाज़ सहाफ़ी शहीद हुए थे अरशद उनका शरीफ, अरशद शरीफ उनका अभी तक केस उनकी 2 वो दो साल हो गए सर 2 अभी साल पीछे उसकी उनकी दोबारा नहीं बरसी हुई। हुई है। मतलब वो सारे कवानीन और वो सारे जो हकूक जो उन्होंने 15 करोड़ देकर वो हकूक का कब्रिस्तान बनवाया है, उनमें से हर कानून इस बात की दलालत करता है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस कानून की कोई परवाह नहीं की और किसी किस्म की एक आम अवाम को जो सहूलत है, मुयस्सर है या जो उनके हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किसी तरीके से नहीं किया। तो ये इट्सेल्फ़ उनकी जो समझिए कि जो 15 करोड़ खर्च करके जो उन्होंने 20-25 लाख का डिनर पे कि मैं अवाम का खर्च नहीं करना चाहता, 15 करोड़ उन्होंने लगवा दिए समहाउ। हुँ, लेकिन ये है कि ये उस बात की दलालत देता रहेगा कि जनाब ये उस चीफ़ जस्टिस ने बनाया जिन्होंने इस हर हक की खिलाफ़ वर्ज़ी की। सही। अब मुझे ये बताएँ कि 26वीं तरमीम तो चलो जैसे-तैसे भी हो गई, कुछ उसके हामी थे, कुछ उसके मुखालिफ थे, वो तो सारा चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब जब वो 26 तरमीम हो गई है, तो अब हुकूमत को ये लग रहा है कि नहीं भई हम तो इसमें कुछ गलती कर बैठे हैं। तो अब जो है वो 27वीं तरमीम की भी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है हमें। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, अब चूँकि ये इतनी हेस्ट में की गई, पहले इनका दिल था कि जो है मौलाना साहब तो उन्होंने समझा था कि हमारे लिए पीस ऑफ केक होंगे साबित और हम बस उनके आएँगे और वो फ़ौरन ही दौड़ पड़ेंगे हमारे पीछे, उसके बदले में हम उन्हें गवर्नरी या इस टाइप का कुछ ऑप्शन वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मौलाना साहब की इस मामले में तारीफ़ ज़रूरी है कि मौलाना साहब की सियासत से आप चाहे जितना भी इख्तिलाफ़ करें, उन्होंने उस आइन की बुनियादी रूह को मुकम्मल तौर पर मसख़ होने से बचाया है, जिस आइन में उनके वालिद साहब के दस्तखत भी थे। तो यहाँ पर उनकी जो है वो तारीफ़ करना बनती है। तो इस आइनी तरमीम के अंदर जितनी भी एक तरह से इंसैनिटी थी, उसको बहुत हद तक इन्होंने रिमूव किया। अब इस हेस्ट में की गई तरमीम और मौलाना साहब को मनाने और फिर फ्लोर क्रॉसिंग सारे के चक्कर में इन तरामीम में बेसिक काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ हैं, जिनको सही करने के लिए इन्हें 27वीं आईनी तरमीम का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ देखते हैं, तो उसके लिए हमें फैसल वाडा साहब की बातों को बड़े गौर से सुनना पड़ेगा, जिन्होंने मुसलसल कई दफ़ा कहा है कि सिर्फ़ एक तरमीम नहीं होगी, कई तरामीम होंगी। जी, तो आप जी। ये समझिए कि ये तरमीम अब वो ऐसी तरामीम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये 2/3 से ये तरमीम करे कि अब इस तरमीम में वो ये लेके आए कि अब आइन में कोई तरमीम नहीं होगी, तो यानी कि जो बुनियादी ढाँचा है उसके मुखालिफ जा रहे हैं या अब आप ये समझो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ चले जाएँ कि इदारे राय की आज़ादी हमने तरमीम कर दी है। ये एक असल में ये नून लीग, पीपल्स पार्टी ये धोखा देने में हमें वो एक तरह से कोशिश कर रही है और अवाम को बेवकूफ़ समझ रही है कि तरमीम
वो ऐसी भी ला सकते हैं कि चलो जी अब साँस लेने पे भी पाबंदी, अब जी अब लोग जैसे मर जाए। पहले ये बात भी बड़ी ज़ेर बहस आई कि जी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया जा रहा है। वो वो इस तरमीम में तो नहीं हुआ, लेकिन यानी हो सकता है नेक्स्ट में ले यानी आएँ। ये वो सारी तरमीम अब और इन्होंने आइन को ऐसा मज़ाक बना दिया है कि अब वो और ये मज़े की बात ये है कि ये जो सारे काम जिनको अब पहले वो एक तरह से एक स्टेप लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट स्टेप लेते हैं, ये सारे काम पहले नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा कर चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब का ये ख़ासा रहा है कि हमेशा उन्होंने आइन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की और ये तरमीम जो है वो उसी का एक शाखसाना है। यानी आप तरमीम ये लेके आए कि जी आप तरमीम अब ये भी लेके आ जाएँ कि हमेशा के लिए जो है सदर आसिफ अली ज़रदारी रहेंगे जी। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ रहेंगे, तो ये तरमीम को मानने वाली तो नहीं है। तरमीम का असल मकसद जो है वो ये है कि निज़ाम हुकूमत को बेहतर बनाया जाए और आम अवाम जो है उसको डिलीवर किया जाए। आप इस 26वीं आईनी तरमीम में कोई एक बात जो है अवाम के हक में नहीं है। जो ये झूठ बयान करते हैं कि जी केसेज़ का बहुत बैकलॉग है और सियासी केसेज़ और ये सारा। तो भाई यहाँ पर हैं तकरीबन 70,000 के करीब मैक्स अगर हम करें एक राउंड फिगर में, वो सुप्रीम कोर्ट में है। लाखों करोड़ों लाखों की तादाद में आपकी जो लोअर जुडिशरी है उसके अंदर केस हैं। आप उसकी बेहतरी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, जो इससे कोई 10-20 गुना ज़्यादा केसेज़ पेंडिंग है। लेकिन वो जो टॉप के कुछ केसेज़ हैं और उसमें भी इतना टाइम सर्व नहीं होता। ये झूठ है कि उसपे सर्व होता है। लेकिन वो धोखा एक बयानिया बनाने की बनाने की कोशिश की गई जो कि ज़ाहिर है अवाम को मुकम्मल तौर पे पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इसका कतई मकसद सिर्फ़ एक मकसद है, वो ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। कल ही मरियम साहिबा की एक तकरीर जो है वो मैंने सुनी और जिसमें कह रहे थे कि सियासत में घुस बैठिए। हुँ। ये टर्म इतनी जमहूरियत के अगेंस्ट है, सियासत में घुस बैठिए, ये आपकी मतलब यानी कि आपकी राजधानी है, आप बादशाहत है, इसमें कोई बाहर से नहीं है। हालाँकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी आम बंदा जो है, वो एमपी, एमएनए बन सकता है, तो अब यानी इनको अब कोई ये इनके समझाए ना, खानदानों के अलावा कोई सियासत में आ नहीं सकता, कोई ये घुस इनको बैठिए। समझाए कि जो जिनको ये घुसपैठिए कहते हैं, हुँ। आईपीपी जमात जो है वो उन्हीं घुसपैठियों से बनी है, जो इनकी हुकूमत का हिस्सा है। ये जैसे मैंने आपको ये वो वाली जो पहले मैंने काज़ी फ़ाज़िशा साहब के हवाले से कहा कि जहाँ पर इनको इनका सच भी झूठ है, इनका झूठ भी झूठ है। इन्होंने सिर्फ़ अपना मकसद हल करना है, उसके लिए अब राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे कि जी हम जो टॉप के 3 जस्टिस हैं, इनको तो हुँ। आईनी अदालत में होना नहीं चाहिए। हाँ जी। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये देखिए जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और चूँकि इन पे तनकीद हो रही है, तो जब पीटीआई पिछले 1 साल में ये हमेशा रोला डालती रही कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आपसे हमारा डायरेक्ट मुखासमा रहा है तो हुँ। आप इससे अलग हो आप जाएँ, बेंच तो से अलग हो जाएँ, हाँ। उस वक़्त ये असूल नहीं था। तो ये असूल भी उनको तब याद आता है जब इनके हक में जा रहा हो, वरना ये है कि वो असूल तो गैर-रद्दी की टोकरी में और ये आइन जो है उसको तो उन्होंने वैसे भी यानी कि रेंट आउट कर दिया है। वो जब इलेक्शन करवाने थे वो उन्होंने नहीं करवाए, जो कि इस जमहूरियत की बुनियाद है इलेक्शन। लेकिन अवाम को ये समझते हैं ये धोखा देकर कि अवाम इनके धोखे में आ जाएगी। अब ये एक समझिए कि आखिरी मार्का है। ये हुँ। आखिरी मार्का है जमहूरियत को तबाह करने और जमहूरियत के कायम रखने। अब ये तरमीम चाहे 50 और तरमीम ले आएँ, जब जमहूरियत ही नहीं है, जब आपकी बेसिक राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो जमहूरियत का मकसद तो ये है कि अवाम के लिए बनाई गई, अवाम के थ्रू, अवाम की हुकूमत। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि वो मरियम साहिबा जैसे फरमा रही हैं कि खुश बैठिए, तो मतलब ये एक शहंशाही तसव्वुर है, इसमें 2 खानदान ही करेंगे हुकूमत। एक हो जाएगा मरियम साहिबा का खानदान और एक होगा बिलावल साहब का खानदान। तो इमरान खान साहब घुस बैठिए हैं, लेकिन मसला भी ये है उस घुस बैठिए का कि 2/3 मेजॉरिटी इस इलेक्शन में हर कोई कह रहा है। इस इलेक्शन में नून लीग ने तकरीबन 17 के करीब टोटल सीटें जीती। बहुत अगर हम मार्जिन दे दें तो 20 सीटें। बाकी सारी सीटें पीटीआई जीती। तो 2/3 मेजॉरिटी की जिसे अवाम की हिमायत हासिल है, उनको ये घुसपैठिए कहते हैं, तो आप खुद ही इस जमहूरियत का अंदाज़ा लगा लें। चलें जी, इस पे तो 2 दिन भी हम बहस करते रहें तो वो कम पड़ जाएँगे। ऐसा ही। तो इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा भी हाज़िर होंगे और इसी टॉपिक को मज़ीद भी इलैबोरेट करेंगे। अगर 27वीं तरमीम होती है, जी, तो ज़रूर। उसके ऊपर भी हम मज़ीद जो है वो रोशनी डालेंगे। अब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।